हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, ऑडिटिंग एंड एथिक्स की हमारी पढ़ाई शुरू है सीए इंटरमीडिएट के लिए और जनवरी 2025 के लिए ये वीडियोस आपको एप्लीकेबल होने वाले। जितने भी वीडियोस अपलोड होने वाले हैं या हो चुके हैं वो इसी चैनल के ऊपर आपको मिलने वाले हैं। सो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। हम लोग चैप्टर नंबर 3 की पढ़ाई कर रहे हैं जिसका नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। चैप्टर नंबर 3 में टॉपिक नंबर 6 है, वो हमारा इस वीडियो का मुख्य मुद्दा बनने वाला है। लो जी, पहुंच गए हम टॉपिक नंबर 6 के ऊपर। टॉपिक नंबर 6 का टाइटल है इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, यानी जो हमारे ऑडिटर साहब होते हैं उनके लिए एक काम है। वो काम क्या है? जिस एंटिटी का ऑडिटर साहब ऑडिट करने जाने वाले हैं उस एंटिटी में एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हो सकती है। तो उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का जब एक ऑडिटर साहब इवैल्यूएशन करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे, तब कौन सी बातों का ध्यान एज एन ऑडिटर हमें रखना है, उसके उन सारी बातों का हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, यानी जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसको हम अंडरस्टैंड क्यों करें, उसका एग्जामिनेशन क्यों करना चाहिए एंड उसका इवैल्यूएशन क्यों करना चाहिए। इन तीनों एस्पेक्ट्स का इंपॉर्टेंस हमें टॉपिक नंबर 1 में पढ़ना है। सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू द ऑडिटर, यानी जब भी आप किसी भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का प्रॉपर इवैल्यूएशन करोगे तो उससे क्या बेनिफिट जनरेट होंगे एक ऑडिटर के लिए, वो सारी चीजें हम टॉपिक नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं। देन टॉपिक नंबर 3 में हम पढ़ेंगे फॉर्म्यूलेट ऑडिट प्रोग्राम आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल, यानी एक सिचुएशन होती है आप जब अपना डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम बनाते हो। हमारी क्रोनोलॉजी क्या होती है? सबसे पहले ऑडिटर साहब की अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, उस अपॉइंटमेंट लेटर में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन किए जाएंगे। आपका स्कोप ऑफ ऑडिट होगा, ऑडिट कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, किस तरीके से ऑडिट करना है, कौन से फॉर्मेट में ऑडिट रिपोर्ट देना है, आपका प्रोफेशनल फीस कितना होगा, कौन से मोड से पेमेंट किया जाएगा, ये सारे डिटेल, सारे टर्म्स एंड कंडीशन उसमें मेंशन होंगे, ठीक है। ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया। फिर ऑडिटर साहब का जब फाइनल अपॉइंटमेंट फाइनल हो जाता है तब ऑडिटर साहब अपनी टीम को फाइनलाइज करते हैं। अपनी टीम को फाइनलाइज करने के बाद ऑडिटर साहब क्या करते हैं, एक इनिशियल ड्यू डिलीजेंस करते हैं जिस एंटिटी का वो ऑडिट करने जाने वाले, यानी एंटिटी के एनवायरनमेंट का और उसके बिजनेस ट्रांजैक्शंस का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग हासिल करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यानी हम जब एंटिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग, एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तो उस एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग एंड उसके बिजनेस एनवायरनमेंट के अंडरस्टैंडिंग में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी इंक्लूड हो जाता है। दैट मीन्स हम एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग, उसके बिजनेस एनवायरनमेंट का अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ड्यू डिलीजेंस करते हैं, एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग हासिल करते हैं ताकि हमें पूरे के पूरे एंटिटी के बारे में पता चल सके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस तरीके के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया गया है वो पता चल सके और हम अपना ऑडिट का काम स्मूथली कर सके। तो जब हम एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं उसके बाद हम ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी में जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए फिर हम ऑडिट प्लान बनाते हैं। वो होता है हमारा डिटेल्ड ऑडिट प्लान, उसे ही आप ऑडिट प्रोग्राम भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स आपकी होती है: अपॉइंटमेंट, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट विच इंक्लूड्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, फॉर्मुलेशन ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड देन फॉर्मुलेशन ऑफ डिटेल्ड ऑडिट प्लान। तो यहाँ पर तीसरा स्टेप, यहाँ पर जो हमारा चौथा स्टेप है वो हम उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं। फॉर्म्यूलेट ऑडिट प्रोग्राम आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल, उसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल बिफोर फॉर्म्यूलेटिंग ऑडिट प्रोग्राम, यानी ये आपको एक सर्टन इंस्ट्रक्शन है कि एज एन ऑडिटर आप सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझिए और उसको समझने के बाद, उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आने के बाद फिर अपना डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम बनाइए ताकि जो आपके रिस्की एरियाज है वहां पर आप फोकस कर सके और जो नॉन रिस्की एरियाज है उसको आप सैंपल चेक बेसिस पर चेक करके आगे बढ़ सके। पॉइंट नंबर 2, इम्पैक्ट ऑफ नॉट स्टडिंग इंटरनल कंट्रोल।
अब इंस्ट्रक्शन तो आपको दे दिया कि सबसे पहले ऑडिट प्रोग्राम को फॉर्मुलेट करने से पहले भाई साहब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझ लो, ये पॉइंट नंबर 1 में आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया। लेकिन अगर कोई ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्टडी ना करके अपना ऑडिट का काम शुरू करता है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? ठीक है। पॉइंट नंबर 3, असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन ऑपरेशन। पॉइंट नंबर 4, रिव्यू इंटरनल कंट्रोल फॉर ऑडिट प्लानिंग। पॉइंट नंबर 5, इफेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑन टेस्ट चेकिंग। पॉइंट नंबर 6, एडजस्टिंग ऑडिट प्रोसीजर्स बेस्ड ऑन वीकर कंट्रोल्स। पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 दो एग्जाम्पल्स है जो हमें इनके बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा। एग्जाम्पल 1 इज वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जाम्पल नंबर 2 इज ट्रेड रिसीवेबल्स कंफर्मेशन। यानी जब आपके जो कंट्रोल्स इंटरनल कंट्रोल्स है, अगर वो इंटरनल कंट्रोल्स वीक है तो ऐसे वीकर इंटरनल कंट्रोल्स की वजह से क्या रिस्क निर्माण हो सकती है, वो इन एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको बताई गई है। उसके बाद हमारा आता है टॉपिक नंबर 4। ये सबसे बड़ा टॉपिक है इस पूरे चैप्टर यानी इस कॉन्सेप्ट का, टॉपिक नंबर 6 का। यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक्चुअल, यहाँ पे हम इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है वो देखेंगे। अभी तक हमने पूरा का पूरा बैकग्राउंड स्टडी किया उसका। टॉपिक नंबर 4 में हम एक्चुअली इवैल्यूएशन किस तरीके से करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, उसके बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले इवैल्यूएशन करने से पहले रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, यानी जो भी एंटिटी आप ऑडिट करने जा रहे हो उस एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एक इनिशियल रिव्यू यानी ड्यू डिलिजेंस आपको करना पड़ेगा। रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल में सिस्टम में आप क्या क्या करोगे? प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग इंटरनल कंट्रोल, डिटर्मिनेशन ऑफ कंट्रोल एंड प्रोसीजर्स, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग कंट्रोल्स। अब जो भी कंट्रोल्स लगाए होंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में, जब आप उसका रिव्यू करोगे तब उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के उन कंट्रोल्स के बारे में जानकारी हासिल कौन से सोर्सेस से आपको हो सकती है। तो सबसे पहले आप कंपनी मैनुअल्स में उनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, हासिल कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स होते हैं, फ्लो चार्ट्स होते हैं एंड इंक्वायरीज। तो इसका मतलब 1 2 3 4 ये 4 सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल्स। तो एज एन ऑडिटर आपको इन, अगर ये 4 रिकॉर्ड्स किसी कंपनी के पास एग्जिस्ट करते हैं रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, तो इन 4 रिकॉर्ड्स का एक्सेस आप एज एन ऑडिटर उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। फिर पॉइंट नंबर डी, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, यानी सही लोगों से सही सवाल आपको पूछने पड़ेंगे। देन डॉक्यूमेंटिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में आप 1 2 3 4 5 ये 5 काम करने वाले हो। देन टॉपिक नंबर 2, मेथड्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। जब आप इवैल्यूएशन करोगे किसी भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, उसके लिए आपको कौन से मेथड्स हमारे ऑडिट के स्टडी मटेरियल में दिए गए हैं उसके बारे में जानकारी। सबसे पहली मेथड आपकी आती है नैरेटिव मेथड। कुल मिलाकर 4 मेथड्स होती है जिन मेथड्स का यूज करके आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इवैल्यूएशन कर सकते हो। पहली मेथड आपकी आती है नैरेटिव रिकॉर्ड। अब ये देखो, जैसे कि अब आप इमेजिन करो कि आपकी आंखों के सामने 2 लोग बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति बोल रहा है, एक व्यक्ति लिख रहा है। एक व्यक्ति जो बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति उन्हीं चीजों को, सब चीजों को लिख रहा है। ये मैं क्या बोलता हूं, इसे कहा जाता है नैरेशन देना। यानी मैं जो भी नैरेट कर रहा हूं उस नैरेशन को प्रॉपर टेक्स्ट फॉर्म में वो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो नैरेटिव रिकॉर्ड मतलब क्या हो गया कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में जितनी भी बातें किसी व्यक्ति ने बोली है या जिस व्यक्ति ने जो पॉलिसीज को फॉर्म्युलेट किया है उनका एक्चुअल ऑन पेपर रिकॉर्ड, इसे कहा जाता है नैरेटिव रिकॉर्ड। ये डिटेल रिकॉर्ड होता है। ठीक है। नैरेटिव रिकॉर्ड में हम क्या क्या देखेंगे? डेफिनेशन ऑफ द नैरेटिव रिकॉर्ड, उसके बाद टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन फॉर डेवलपिंग द रिकॉर्ड, यूज इन स्मॉल बिजनेसेस और इनफॉर्मल कंट्रोल सिस्टम्स। और इस नैरेटिव रिकॉर्ड के कुछ डिसएडवांटेजेस है, वो भी एज एन ऑडिटर आपको पता होने चाहिए। वो कौन से हैं? डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम, चैलेंजेस इन आइडेंटिफाइंग वीकनेसेस और गैप्स एंड इनकॉर्पोरेटिंग चेंजेस इन द सिस्टम। उसके बाद दूसरी मेथड आती है आपकी, जिस मेथड को यूज करके आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इवैल्यूएशन कर सकते हो, वो है चेकलिस्ट मेथड। इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे एंड एग्जांपल्स। अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ चेकलिस्ट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन
हियर अंडर। यानी ये छोटी सी मेथड है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन हमारे स्टडी मटेरियल में नहीं दी है, जितनी दी है उतनी सफिशियंट है। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन देखेंगे एंड जो चेकलिस्ट के कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। देन तीसरी मेथड हमारे पास आती है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर मेथड। ये वाली एकदम हाईली प्रैक्टिकल एंड बहुत ज्यादा यूज होती है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर, है ना, हाईली वाइडली यूज्ड है, ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम प्रैक्टिकल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू। इस मेथड के बारे में आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए और हमेशा इस मेथड के जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो आपके दिमाग में फ्रेश होने चाहिए। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर, ये एंड जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया, इसको आप हटा देना। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर। पॉइंट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे कॉम्प्रहेंसिव नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर, एडवांटेजेस ऑफ द क्वेश्चनेयर अप्रोच, प्रोसेस ऑफ यूजिंग क्वेश्चनेयर, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चंस, हैंडलिंग नो एंड नॉट एप्लीकेबल आंसर। अब ये जो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर होते हैं ना, इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन के सामने रिप्लाई की जगह होती है और रिप्लाई के सामने एक सिग्नेचर करने की जगह होती है। यानी जो व्यक्ति उस क्वेश्चन को आंसर करेगा वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आगे अपना नाम एंड सिग्नेचर लिखेगा, ताकि हमें यह पता चल सके कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए किसने आंसर किया और कौन सा व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है। यानी हम एक अकाउंटेबिलिटी सेट कर सकते हैं। तो 3 कॉलम्स में बेसिकली आपका इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर बनता है। इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके आगे उसका रिप्लाई और उसके आगे सिग्नेचर करने की एक जगह। जो व्यक्ति आंसर देगा वही व्यक्ति सिग्नेचर और अपना नाम वहां पर लिखेगा। तो ये जो रिप्लाई वाला जो कॉलम नंबर 2 या 3 2 होगा आपका, वहां पे आपको रिप्लाई पूरा डिटेल में टेक्स्ट नहीं लिखना है। वहां पे रिप्लाई आपको आइदर क्वेश्चन का आंसर यस देना है या फिर नो देना है, या फिर अगर वो क्वेश्चन आपके किसी इंटरनल कंट्रोल से रिलेवेंट नहीं है तो उसे नॉट एप्लीकेबल करके रिप्लाई दिया जाएगा। तो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर में 3 रिप्लाई होंगे, यस, नो एंड नॉट एप्लीकेबल। तो जहां पर भी पॉजिटिव आंसर है, यस आंसर है, यानी क्या कि वहां पे कंप्लायंस हो चुका है, तो ऑडिटर के लिए कोई ज्यादा रिस्क की बात नहीं है। लेकिन जहां पर आंसर नो आता है या नॉट एप्लीकेबल आता है तो सबसे ज्यादा रिस्की वाला केस होता है नो एंड नॉट एप्लीकेबल। ये दोनों चीजें रिस्की हो सकती है, तो यहाँ पर ऑडिटर को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि इंटरनल कंट्रोल अगर क्वेश्चन पूछा गया तो वहां पे अगर आंसर नो है, इसका मतलब क्या है कि आइदर वहां पे कोई डिफेक्ट है या फिर वहां पर कंप्लायंस नहीं किया गया है। तो फिर फर्दर इंक्वायरी जनरेट ऑडिटर को करनी पड़ेगी कि भाई साहब आपने कंप्लायंस क्यों नहीं किया, या फिर ये चीज आपको एप्लीकेबल क्यों नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन दो। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इसीलिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 में हमें सेपरेटली डिस्कस करना है कि नो एंड नॉट एप्लीकेबल के जो आंसर्स होते हैं वो ऑडिटर किस तरीके से डील करेगा, उसमें एज एन ऑडिटर आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। देन पॉइंट नंबर 7, फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑफ इनकंसिस्टेंसी, यानी नो एंड नॉट एप्लीकेबल वाले जो आंसर्स है वो इन जनरल इनकंसिस्टेंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको एज एन ऑडिटर इनका फर्दर क्लैरिफिकेशन उन रिलेवेंट एम्प्लॉयज से मांगना पड़ेगा इन रिटर्न, आइदर इन रिटर्न फॉर्मेट और वर्बली। ठीक है, पॉइंट नंबर 8, फाइनल रिपोर्ट ऑफ डेफिशिएंसीज एंड रिकमेंडेशंस। तो यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में हमें कुल मिलाकर 8 मुद्दों में बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है। फिर जो पॉइंट नंबर 9 है वहां पर हम एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, यानी ये जो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर है इसके 4 सैंपल्स हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला सैंपल हमारा होगा सैंपल ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर रिगार्डिंग परचेसेस। उसी के बाद में क्रेडिटर्स के बारे में क्या इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर होगा, इन्वेंट्रीज के बारे में क्या इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर बनेगा, और फिक्स्ड एसेट्स के बारे में इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर का एक सैंपल। इन चारों केसेस में हम 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, यानी इंडिविजुअली परचेसेस के 10 क्वेश्चंस, क्रेडिटर के 10 क्वेश्चंस, इन्वेंट्री के 10 क्वेश्चंस एंड फिक्स्ड असेट्स के 10 क्वेश्चंस। यानी आपको पूरा का पूरा जो फॉर्मेट होता है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर का वो एक सैंपल फॉर्मेट में आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, आपको उससे क्लैरिटी आ जाएगी। फिर हमारी लास्ट मेथड जो होती है इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में, वो होती है फ्लो चार्ट वाली। अब फ्लो चार्ट मीन्स व्हाट, अभी यहाँ पे जैसे आप देखो सबसे पहली मेथड हमारी क्या थी, नैरेटिव रिकॉर्ड, यानी ये हाईली, इसमें बहुत ज्यादा टेक्स्ट होती है, हर चीज का एक्सप्लेनेशन दिया होता है डिटेल में। यहाँ पर आपको टेक्स्ट पढ़नी पड़ेगी टू अंडरस्टैंड द नैरेटिव कंट्रोल, नैरेटिव रिकॉर्ड।
दूसरी होती है आपकी चेकलिस्ट, यानी आप एक लिस्ट बनाओगे और एज एन ऑडिटर उस चेकलिस्ट में टिक मार्क करते जाओगे कि ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, इससे रिलेटेड ऑडिट एविडेंस गैदर कर लिया, ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट है या नहीं, या फर्दर रिव्यू लगेगा। इसमें आपकी पूरी चेकलिस्ट होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई डिटेल नहीं होगा। जो भी इनकंसिस्टेंसी होगी, इरेगुलरिटी होगी, उसी को आपको डिटेल में काम करना पड़ेगा। और जो आपका इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर होता है, इसमें भी बहुत ज्यादा डिटेल, मैंने क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं लेकिन आंसर यस नो नॉट एप्लीकेबल, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होता। तो इसीलिए इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर एकदम प्रैक्टिकल चीज होती है, ऑडिटर के लिए प्रैक्टिकल मेथड होती है। तो आप समझ रहे हो यहां पर क्या होगा, नैरेटिव रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा टेक्स्ट आपको मिलेगी। नैरेटिव रिकॉर्ड में टेक्स्ट बेस्ड होता है, उसके बाद में चेकलिस्ट में आपके लिस्ट दी होगी कि आपको क्या क्या काम करना है, उसमें आप टिक मार्क करते चले जाओगे। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, उस क्वेश्चन का यस नो नॉट एप्लीकेबल आंसर होगा। एंड सबसे लास्ट वाली जो मेथड है वो आपका होगा फ्लो चार्ट, यानी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। यानी जितनी भी प्रोसेसेस है इंटरनल कंट्रोल की, उन सारी चीजों का आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मांगोगे या उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाओगे, ताकि आपको ये पता चल सके एक ही वर्ड, जैसे हम एक बड़ा टॉपिक है तो उस बड़े टॉपिक को हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें रिवीजन में आसानी हो। तो फ्लो चार्ट यानी जो आपका एक्चुअल फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट होता है वही यूज होता है कि इस प्रोसेस में किस तरीके के स्टेप्स है और फाइनल आउटकम उसका क्या होता है। तो कंप्लीट फ्लो चार्ट ऑफ द प्रोसेस, ताकि आपको पता चल सके कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किस तरीके से काम करती है। तो ये 4 अलग अलग मेथड से हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो फ्लो चार्ट मेथड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ अ फ्लो चार्ट, पर्पस ऑफ अ फ्लो चार्ट, एडवांटेजेस ऑफ अ फ्लो चार्ट, बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिस्टम, एप्लीकेशन टू द इंटरनल कंट्रोल एंड नीड फॉर कॉम्प्रहेंसिव स्टडी। तो मित्रों इस तरीके से ये 4 टॉपिक्स हमें टॉपिक नंबर 6 के लिए पढ़ने हैं, जो कि हमारा टाइटल है मेन, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो अब हम शुरू करेंगे टॉपिक नंबर 1 से। मैं आपको लेके चलता हूं हमारे एक्चुअल नोट्स में। लो जी, पहुंच गए हम लोग। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम समझना क्यों जरूरी होता है हमारे लिए। So far as the auditor is concerned, the examination and evaluation of the internal control system is an indispensable part of the overall audit program। यानी आप कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का स्टडी, इवैल्यूएशन एंड अंडरस्टैंडिंग होता है वो ऑडिट की प्रोसेस का एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट होता है। यानी आप इस प्रोसेस को इग्नोर नहीं कर सकते। द ऑडिटर needs reasonable assurance that the accounting system is adequate and that all the accounting information which should be recorded has in fact been recorded. Internal control normally contribute to such assurance. अब indispensable part evaluation of internal control system ऑडिट की ओवरऑल प्रोसेस का indispensable पार्ट क्यों है, क्योंकि ऑडिटर साहब जो होते हैं उन्हें रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए होता है, उन्हें रीजनेबल एश्योरेंस गैदर करना होता है। किस मुद्दे के बारे में हमें रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए, कि जो भी अकाउंटिंग सिस्टम एक एंटिटी ने इंप्लीमेंट कर रखी है वो अकाउंटिंग सिस्टम एडिक्वेट है, वो अकाउंटिंग सिस्टम सारी की सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करती है एंड रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करती है। इस पूरे अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में हमें एज एन ऑडिटर क्या चाहिए होता है, रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए होता है कि ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिगार्डिंग अकाउंटिंग पोर्शन ऑफ रिगार्डिंग द अकाउंटिंग सिस्टम इज प्रॉपरली फंक्शनिंग। इंटरनल कंट्रोल नॉर्मली कंट्रीब्यूट्स टू सच एश्योरेंस, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्टडी करने के बाद ये जो रीजनेबल एश्योरेंस है वो एक ऑडिटर गैदर कर सकता है। एंड दैट्स व्हाई अंडरस्टैंडिंग एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन ऑडिट इज very very important and an indispensable part of overall audit process। फिर से एक बार पढ़ो इसे, अब आपको ये एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा।
Importance of understanding examination and evaluation of internal control system. So far as the auditor is concerned, the examination and evaluation of the internal control system is an indispensable part of the overall audit program. The auditor needs reasonable assurance that the accounting system is adequate and that all accounting information which should be recorded has in fact been recorded. Internal control normally contributes to such assurance. यानी सबसे पहले ऑडिटर साहब के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का स्टडी करना इंडिस्पेंसिबल पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होती है वो रीजनेबल एश्योरेंस जनरेट कराने में मदद करती है कि अकाउंटिंग सिस्टम प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रही है। ठीक है मित्रों, अब हम आते हैं टॉपिक नंबर 2 के ऊपर। जब भी एक ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इवैल्यूएशन करता है तो उसे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। Benefits of evaluation of internal control to the auditor. The review of internal controls will enable the auditor to know, यानी जब भी एक ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का रिव्यू करेगा या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इवैल्यूएशन करेगा तो उसे इन सवालों के जवाब मिलने वाले। अब वो कौन से सवाल है? वेदर errors and frauds are likely to be located in the ordinary course of operations of the business, यानी जो आपका रेगुलर ऑडिट का रूटीन का काम है, क्या उसी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस में आप अगर उस एंटिटी में कोई फाइनेंशियल फ्रॉड है तो क्या वो फाइनेंशियल फ्रॉड ऑर्डिनरी ऑपरेशंस में ऑर्डिनरी ऑडिट की प्रोसेस के दौरान आप डिटेक्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। वेदर एरर्स और फ्रॉड्स, यानी एरर्स और फ्रॉड्स दोनों जब भी एक ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इवैल्यूएशन करेगा तो वो ये जानने में समर्थ हो जाएगा वेदर एरर्स एंड फ्रॉड्स आर लाइकली टू बी लोकेटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। दूसरा सवाल कौन सा है? वेदर एन एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज इन यूज एंड ऑपरेटिंग एज प्लान्ड बाय द मैनेजमेंट, यानी जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है दैट इज अकाउंटिंग सिस्टम वो एडिक्वेट है और वो जो मैनेजमेंट में जिस तरीके से उसका डिजाइन बनाया है, जिस तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया है, उसी तरीके से वो परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। तीसरा सवाल आपको क्या जवाब मिलेगा? वेदर एन इफेक्टिव इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट इज ऑपरेटिंग, क्या एंटिटी के अंदर कोई इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट है, अगर है तो वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। पॉइंट नंबर 4, वेदर एनी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हैज बियरिंग ऑन हिज वर्क, यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू फिजिकल, एक्सेस टू एसेट्स, इसका अगर कोई इंटरनल ऑडिट का काम पर बियरिंग होगा तो वो भी उसे पता चल जाएगा कि भाई साहब इंफॉर्मेशन का एक्सेस लेने के लिए मुझे कौन से एम्प्लॉयज की ऑथोराइजेशन लगने वाली है। Whether any administrative control has a bearing on his work. For example, if the protocol over worker recruitment and enrollment is weak, there is a likelihood of dummy names being included in the wages sheet and this is relevant for the auditor. अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑडिटर के इंफॉर्मेशन एक्सेस से रिलेटेड भी हो सकता है या फिर यहाँ पर हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया है। वो क्या है कि जब भी आप किसी को रिक्रूट करते हो, किसी को हायर करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने के लिए, तो आप उसको पैसा पे करते हो, आइदर सैलरी या वेजेस या प्रोफेशनल फीस या कंसल्टेंसी फीस, किसी भी फॉर्म में होगा। यानी जब भी एक एम्प्लॉय को, एक रिसोर्स को हायर किया जाता है तो ह्यूमन रिसोर्स को हायर करने के लिए इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाते हैं। लेकिन अगर ये वर्कर रिक्रूटमेंट वाला पोर्शन यानी इंटरनल कंट्रोल वो प्रोसेस अगर वीक होगी तो चांसेस है कि डमी नेम्स आपकी पेरोल शीट में, यानी नकली, यानी जो एक्चुअल ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन सिर्फ ऑन पेपर नाम है और उनकी सैलरी जा रही है और उनकी सैलरी कोई और व्यक्ति अपने अकाउंट में से रिमूव कर रहा है, दैट मींस इट अ फाइनेंशियल फ्रॉड। बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड इन जनरल इस प्रकार के पेरोल या वेजेस या डेली वेजेस के केसेस में होते हैं। एक्चुअल में कोई भी वर्कर एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन पैसा दिया जाता है उनके नाम पर और उस पैसे को घुमा के वापस फिर से ऑर्गेनाइजेशन में लगाया जाता है। यानी बेसिकली एक टाइप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का भी ये सिस्टम काम करता है। तो एज एन ऑडिटर इस प्रकार का अगर कोई वीक कंट्रोल है रिलेटिंग टू ह्यूमन रिसोर्सेज एंड पेरोल तो वो आपके ऑडिट की प्रोसेस के लिए रिलेवेंट होने वाला है। Whether any administrative control has a bearing on his work. For example, if the control over worker recruitment and enrollment is weak, there is a likelihood of dummy names being included in the wages sheet and this is relevant for the auditor.
पांचवा बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, वेदर कंट्रोल्स एडिक्वेटली सेफगार्ड द एसेट्स, जितने भी एसेट्स है कंपनी के, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, क्या उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए गए हैं या नहीं किए गए, ये आपको पता चलेगा। पॉइंट नंबर 6 में हमें क्या पता चलेगा, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बाद हाउ फार एंड हाउ एडिक्वेटली मैनेजमेंट इज डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन इन सो फार एज करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इज कंसर्न। देखिए, जो आपकी अकाउंटिंग सिस्टम होती है उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, मैनेजमेंट का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है, ऑडिटर का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। क्या, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ईयर यानी 12 महीनों में इनकर किए जाते हैं या ऑकर होते हैं, उन सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, जो हमारे एंटिटी से रिलेवेंट है, सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, हाउ फार एंड हाउ एडिक्वेटली द मैनेजमेंट इज डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन इन सो फार एज करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। यानी हमें केवल और केवल उन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही नहीं करना है, लेकिन उन्हें एक्यूरेटली रिकॉर्ड करना है। यानी सारे ट्रांजैक्शंस आपको रिकॉर्ड करने एंड हाउ यानी एक्यूरेटली रिकॉर्ड करने हैं। तो ये जो एक्यूरेसी प्लस कंप्लीटनेस वाला जो एस्पेक्ट होता है रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग, क्या मैनेजमेंट कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी वाले इस कमिटमेंट को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। How far and how adequately the management is discharging its function so far as correct recording of transactions is concerned. Then how reliable the reports, records and the certificates to the management can be. यानी अगर मैनेजमेंट से आप कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हो तो क्या उसकी रिलायबिलिटी है या नहीं है। Then the extent and depth of examination that the auditor needs to carry out in different areas of accounting. जब आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एक बर्ड्स आई व्यू लोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन से एरिया में आपको डिटेल में काम करना है, कौन से एरिया में कम रिस्क है, वहां पे आप सैंपल चेक बेसिस पे काम करके आगे बढ़ सकते हो। What would be appropriate audit technique and audit procedure in the given circumstances? यानी कौन से सर्कमस्टांसेस में कौन सा ऑडिट टेक्निक यूज करना है, कौन सा ऑडिट प्रोसीजर यूज करना है। ऑडिट का जो आपका टीम बनाया आपने उसे कहा जाता है ऑडिट के रिसोर्सेस। तो फिर ह्यूमन रिसोर्सेस, मॉनेटरी रिसोर्सेस एंड टाइम, ये तीन प्रकार के रिसोर्सेस एक ऑडिटर के पास होते हैं। कौन से रिसोर्स को कौन से सर्कमस्टांसेस में कहाँ पे एलोकेट करना है, कौन सा क्वालिटी ऑफ रिसोर्स एलोकेट करना है, कितनी क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस को वहां पे एलोकेट करना है, ताकि हमारा ऑडिट का जो काम है वो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए कंप्लीट हम कर सके। देन आपको पता चलेगा व्हाट आर द एरियाज वेयर कंट्रोल इज वीक एंड वेयर इट इज एक्सेसिव। अब दोनों एक सिक्का है, उस सिक्के की दो साइड्स है, ठीक है। जो आपका कंट्रोल वीक भी, इंटरनल कंट्रोल वीक भी हो सकता है, उस वहां पर जहां पर इंटरनल कंट्रोल वीक है फ्रॉड या एरर होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन दूसरी साइड जो होती है सिक्के की एक्सेसिव कंट्रोल, यानी जितनी जरूरत है उससे ज्यादा रिसोर्सेस उन इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर डिप्लॉय करके रखे, तो वो एक्सेसिव इंटरनल कंट्रोल भी कोई काम का नहीं है। जहां जितनी जरूरत है यानी एप्रोप्रिएट होना चाहिए, जितनी जरूरत है उतने ही इंटरनल कंट्रोल्स होने चाहिए, अननेसेसरीली प्रोसेसेस को कॉम्प्लिकेट ना करे। तो ये जहां पर एक्सेसिव कंट्रोल है तो ऑडिटर उस प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए अपनी ओर से सजेशन दे सकता है कि भाई साहब ये जो आपकी इंटरनल कंट्रोल की प्रोसेसेस है रिगार्डिंग अकाउंटिंग सिस्टम, यहाँ पर आपने एक्सेसिव कंट्रोल्स लगा के रखे हैं, जिसकी वजह से आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग में, ट्रांजैक्शन प्रेजेंटेशन में और जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट हो रही है। तो आप जो एक्सेसिव कंट्रोल है उसे हटाइए और जितना एप्रोप्रिएट है उतना ही फंक्शनल रखिए। वेदर सम वर्थवाइल सजेशंस कैन बी गिवन टू इंप्रूव द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। हम इंप्रूवमेंट के सजेशंस तभी दे पाएंगे जब एक्चुअली हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में नॉलेज होगा। तो सबसे पहले हमें फिर से एक ही पॉइंट दिखता है, इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, तो बेसिकली ये जो इंपॉर्टेंस वाला पोर्शन है ये आपका पैराग्राफ नंबर 1 रहेगा आंसर का। अगर एग्जामिनेशन में ये वाला क्वेश्चन आता है कि स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन एन ऑडिट, तो आपको ये वाला पैराग्राफ भी लिखना है। ये वाला पैराग्राफ आपका स्टार्टिंग पैराग्राफ रहेगा, दिस इज द फाउंडेशनल पैराग्राफ। और इस पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए फिर आपको बेनिफिट्स भी बताने पड़ेंगे
ताकि आपका एक कंप्लीट आंसर जनरेट हो सके। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से हम आंसर की बात करें तो आपको ये दोनों चीजें लिखनी है, लेकिन यहां पर हमारा मेन मुद्दा क्या है, कॉन्सेप्ट को समझाना। इसीलिए मैंने इस पूरे के पूरे टॉपिक को दो छोटे छोटे टॉपिक्स में क्लासिफाई किया है, डिवाइड किया है। तो यहां पर हमारे दो टॉपिक्स मित्रों कंप्लीट होते हैं। कौन सा? इंपॉर्टेंस वाला एंड बेनिफिट्स वाला। अब हमारा तीसरा टॉपिक आता है, वो हमारा है फॉर्म्यूलेट ऑडिट प्रोग्राम आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल। यानी सबसे पहले तो भाई साहब आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में आपको तीन चीजें करनी है। वो तीन चीजें कौन सी है? उसको अंडरस्टैंड करो, उसको एग्जामिन करो और उसको इवेल्युएट करो, ताकि आप रीजनेबल एश्योरेंस जनरेट कर पाओ कि अकाउंटिंग सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन कर रही है। अब ये जो तीसरा वाला पॉइंट है, ये हमें बताता है कि ऑडिट प्रोग्राम को किस तरीके से फॉर्म्यूलेट किया जाना चाहिए या किस तरीके से ऑडिट प्रोग्राम फॉर्म्यूलेट होता है। तो यहां पर हमें क्या क्या चीजें पता चल जाती है, आओ इसको अच्छे से पढ़ते हैं और इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। फॉर्म्यूलेट ऑडिट प्रोग्राम आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल। पॉइंट नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल बिफोर फॉर्म्यूलेटिंग ऑडिट प्रोग्राम। ये आपका लिए इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? द ऑडिटर मस्ट फर्स्ट गेन अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर डिजाइनिंग एन इफेक्टिव ऑडिट प्रोग्राम। यानी जब भी आप डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम बनाने वाले हो, उसकी एक प्री रिक्विजिट है। वो प्री रिक्विजिट क्या है? यानी उसके डिटेल ऑडिट प्लान बनाने से पहले आपको एक काम करना है, वो है कि आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का डीप अंडरस्टैंडिंग गेन करना है, जो कि आपका ऐसे बताता है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला इंस्ट्रक्शन। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? इंटरनल कंट्रोल्स इन्फ्लुएंस हाउ द ऑडिटर स्ट्रक्चर्स देयर ऑडिट प्लान, डिटरमाइनिंग द एरियाज रिक्वायरिंग मोर और लेस फोकस। जब आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का डीप अंडरस्टैंडिंग गैदर करते हो तो आपको पता चल जाता है रिस्की एरिया कौन से है, मीडियम रिस्क एरिया कौन से है एंड लो रिस्क एरिया कौन से है। तो हाई रिस्क एरिया, मीडियम रिस्क एरिया एंड लो रिस्क एरिया, ये तीन कैटेगरी में आप पूरे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करते हो। फिर उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपके जितना भी रिसोर्सेस है, वो हाई रिस्क एरिया में ज़्यादा रिसोर्सेस आप यूज़ करोगे, ज़्यादा टाइम लगाओगे, मीडियम रिस्क एरिया में अप्रोप्रिएट रिसोर्स लगाओगे और लो रिस्क एरिया में आप सैंपल चेक बेसिस पे काम करके आगे बढ़ जाओगे। इस तरीके से आप अपने काम को सेगमेंटेशन करोगे और इसी तरीके से आप अपने ऑडिट प्लान को प्रॉपरली स्ट्रक्चर करोगे। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? विदाउट दिस अंडरस्टैंडिंग द ऑडिट प्रोसेस माइट बिकम ओवरली कॉम्प्लेक्स एंड इनएफिशिएंट। अब आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग नहीं लोगे तो आप हाई रिस्क एरिया, लो रिस्क, मीडियम रिस्क एरिया, लो रिस्क एरिया ऐसा सेगमेंटेशन नहीं कर पाओगे और हर एक एरिया में आपको केवल डिटेल चेक ही करते बैठना पड़ेगा। करेक्ट? उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो ऑडिट का प्लान है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और इनएफिशिएंट हो जाएगा और हम एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में ऑडिट को शुरू करके ऑडिट खत्म करके ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी है और इसी वजह से सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल बिफोर फॉर्म्यूलेटिंग ऑडिट प्रोग्राम। पॉइंट नंबर 2, इम्पैक्ट ऑफ नॉट स्टडिंग इंटरनल कंट्रोल। अगर कोई ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्टडी नहीं करता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसके रेपरकशंस क्या होने वाले हैं वो देखो। पॉइंट नंबर 2, फेलियर टू स्टडी द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम may lead to an unnecessarily heavy audit program, potentially losing the primary objective of the audit in the complexity of the task। यानी जो आपकी ऑडिट की टीम है, उस ऑडिट की टीम का एक मिक्स होता है। उस मिक्स में सीनियर एम्प्लॉयज़ प्लस एक्सपर्ट्स, फिर आपके आते हैं सेमी क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ और उसके बाद आपके आते हैं इंटर्न्स, यानी जो आपके पास इंटर्नशिप करने के लिए आए हैं। तो आप पूरी की पूरी जो टीम है वो केवल और केवल हाई वैल्यू एसेट्स यानी एकदम एक्सपर्ट्स के साथ आप हर बार पूरी टीम में सारे के सारे एक्सपर्ट्स ही होंगे, ऐसा आपके पास इतने रिसोर्सेज कभी भी अवेलेबल नहीं होते। तो आपको प्रॉपर मिक्स ऑफ टीम बनाना पड़ता है, यानी टैलेंट मिक्स करके प्रॉपरली टीम आपको फॉर्म्यूलेट करनी पड़ेगी। तो जब भी कोई ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को बिना पढ़े काम शुरू कर देता है तो उसके दो चीज़ें हो सकती है। एक अननेसेसरीली हेवी ऑडिट प्रोग्राम वो बनाएगा
उससे इनएफिशिएंसी जनरेट होगी। एंड जो हमारे ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन एन इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर, ये हम अचीव नहीं कर पाएंगे। ये पहला रेपरकशन हो गया आपका, यानी ये पहला इम्पैक्ट हो गया। दूसरा पॉइंट, इट माइट कॉज द ऑडिटर to spend too much time on routine checks that would otherwise be covered by a reliable internal control system, ultimately hindering the audit's effectiveness। अब जैसा कि हमें पता चल गया, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को पढ़ने के बाद हमें 3 एरियाज में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करना होता है, हाई रिस्क एरिया, मीडियम रिस्क एरिया, लो रिस्क एरिया। अब ऑडिटर ने जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की पढ़ाई ही नहीं की है, तो ये हाई रिस्क एरिया, मीडियम रिस्क एरिया एंड लो रिस्क एरिया, ये सेगमेंटेशन ही नहीं है ऑडिटर के पास, तो वो बिल्कुल ब्लाइंडली आगे बढ़ता है। और जहां पर वो सैंपल चेक बेसिस के ऊपर काम कर सकता है या फिर जहां पर वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर रिलाय कर सकता है, वहां पर भी डिटेल ऑडिट चेकिंग करते बैठेगा और वहां से उसको कुछ मिलने वाला तो है नहीं। लेकिन इससे क्या हो जाएगा, आपका टाइम खराब हो जाएगा। फिर जब रिस्की एरिया का ऑडिट करने का समय आएगा तो आपके पास समय या रिसोर्सेज शायद नहीं होंगे, फिर आपको हौच पौच यानी एकदम घाई गड़बड़ी में वो सारा काम करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपके ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं होगा, आप इफेक्टिवली काम नहीं कर पाओगे और एफिशिएंट और टाइमली मैनर में ऑडिट को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो मित्रों, इम्पैक्ट ऑफ नॉट स्टडिंग इंटरनल कंट्रोल, इसमें आपके ये 2 इम्पैक्ट यहाँ पर बताए गए हैं। पॉइंट नंबर 3, असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन ऑपरेशन, यानी एक्चुअल में जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम काम कर रही है, जो प्रैक्टिकली रियल लाइफ में काम आपके सामने कर रही है, उसका पहले आप असेसमेंट करो। आफ्टर स्टडिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, द ऑडिटर नीड्स टू वेरीफाई इफ द सिस्टम इज फंक्शनिंग एज इंटेंडेड। यानी जो मैनेजमेंट होती है वो क्या करती है, सबसे पहले एज पर द बिजनेस सिनेरियो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एक डिज़ाइन बनाती है और फिर उस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करती है। तो ऑडिटर का सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, वेरीफाई इफ द सिस्टम इज फंक्शनिंग एज इंटेंडेड, यानी मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स है उस ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का डिज़ाइन बनाया गया है और उस डिज़ाइन को ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है। इसका मतलब फंक्शनिंग एज इंटेंडेड मतलब जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करा रही है वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फंक्शनिंग एज इंटेंडेड कहा जाता है। आफ्टर स्टडिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, the auditor needs to verify if the system is functioning as intended. Sometimes, although a system is in place, it may not be properly implemented or followed by the management. यानी improper implementation अगर है तो जो desired objectives है उसके, जो उसको output produce करना है, वो desired result internal control system आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। दूसरा पॉइंट आपके ध्यान में क्या आना चाहिए कि हमेशा आपकी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर स्टेप वाइज मैनर में ही फॉलो होनी चाहिए और जब आप पूरे के पूरे स्टेप्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के फॉलो करोगे, उसको डिजायर्ड डिज़ाइन की उसका जो डिज़ाइन होता है उसी डिज़ाइन की तरह जब इंप्लीमेंट करोगे तभी वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करा के देगी। In such situations, an auditor might falsely assume that certain controls are in place, leading to gaps in the audit coverage. यानी ऑडिटर को सिर्फ सुपरफिशियली नहीं देखना है, वहां पे आपको रियली देखना है कि इंप्लीमेंट तो की है लेकिन क्या सही तरीके से इंप्लीमेंट की है क्या, वो आपको ये वाला पॉइंट बताता है। इसीलिए पॉइंट नंबर 3 जो है असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन ऑपरेशन, ये आपको एज एन ऑडिटर चेक करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, रिव्यू internal control for audit planning. A thorough review of internal controls allows the auditor a thorough review यानी detailed review. A thorough review of internal controls allows the auditor to better understand the areas of weakness and strengths within the system. जब भी आप डिटेल रिव्यू करोगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का तो आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कौन से वीकनेसेस है, कहाँ पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एकदम स्ट्रांग है और इसके बेसिस के ऊपर आप रिस्की एरियाज, मीडियम रिस्की एरियाज एंड लो रिस्की एरियाज को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में भी आइडेंटिफाई कर पाओगे और जहां पर हाई रिस्की एरिया है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, वहां पर जहां पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है वहां पर हाई रिस्क रहेगी, जहां पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है वो लो रिस्क एरिया रहेगा। तो लो रिस्क एरिया के ऊपर आप ज़्यादा समय मत देना, जहां पर हाई रिस्क है मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने की या इंटरनल कंट्रोल को ओवरराइड करके डेटा मैनिपुलेट करने की, उस एरिया में आपको ज़्यादा चेकिंग करना पड़ेगा। It gives the auditor
an opportunity to recommend improvements to management and revise the audit program accordingly। तो जब भी एक ऑडिटर डिटेल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का स्टडी करता है, उसे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता चल जाते हैं, वो मैनेजमेंट को प्रॉपर रिकमेंडेशंस दे सकता है इफ रिक्वायर्ड फॉर द इंप्रूवमेंट्स, और दूसरा बात, अपने ऑडिट प्रोग्राम को सही तरीके से वो इवॉल्व एंड अडॉप्ट कर सकता है एज पर द सिचुएशन। फिर पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 2, an interim review before final audit helps the auditor check if any suggested improvements have been made। अगर ऑडिटर ने कोई सजेशन दिया है तो आप उसका रिव्यू भी कर सकते, यानी फाइनल ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले आप फिर से रिव्यू कर सकते हो कि ऑडिटर ने जहां जहां पर क्वेरीज निकाली थी या इंप्रूवमेंट के सजेशन दिए थे, क्या मैनेजमेंट ने उसे फॉलो किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो ऑडिट रिपोर्ट में आप उसको रिफ्लेक्ट करोगे, अगर इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं तो वो सिर्फ आपके वर्किंग पेपर में नोट डाउन करके आप वहां पर काम खत्म करोगे। पांचवा पॉइंट क्या कहता है मित्रों, ऑडिट प्रोग्राम जब आप बनाते हो तो पांचवा मुद्दा आपको क्या ध्यान में रखना है, इफेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑन टेस्ट चेकिंग। The effectiveness of internal control system significantly influences the approach to test checking। अब यहाँ पर देखो, टेस्ट चेकिंग मीन्स व्हाट, हम सैंपल बेसिस पे चेकिंग करते हैं, पूरे के पूरे ट्रांजैक्शंस को डिटेल में चेक नहीं करते हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन का सेगमेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे आपका परचेस ऑफ स्टेशनरी वाला एक्सपेंसेस है, तो पूरे 12 साल में आपने बहुत सारी स्टेशनरी परचेस की होगी, उस स्टेशनरी में बहुत सारी चीज़ें आती है, आपका प्रिंटेबल पेपर आता है, पेन, पेंसिल, शार्पनर, जो भी चिल्लर आपका स्टेशनरी का सामान होगा, वो सारी चीज़ें, प्रिंटर की इंक वगैरह, वो सारी चीज़ें स्टेशनरी के इंक में, स्टेशनरी के एक्सपेंसेस में आ जाती है। और हम क्या करते हैं, स्टेशनरी का एक्सपेंसेस इन जनरल बहुत ज़्यादा कोई उसमें रिस्की एरिया नहीं होता है, छोटा मोटा एरर हो सकता है, छोटा मोटा फ्रॉड हो सकता है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि अगर हमें ये पता है कि जब परचेस किया जाता है स्टेशनरी का तो वहां पर प्रॉपर प्रोसेस फॉलो की जाती है, ऑथोराइजेशन होता है और एक सर्टन लिमिट है कि इसके ऊपर आप पर डे यानी ईच इंडिविजुअल डे में आप इससे ज़्यादा, एक सर्टन अमाउंट से ज़्यादा स्टेशनरी के परचेस में खर्चा नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं। तो अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर सही है तो वहां पर हम टेस्ट चेक कर सकते हैं। उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर वहाँ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है तो हम उसके रिजल्ट के ऊपर रिलाई करके सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस गैदर कर सकते हैं। The effectiveness of the internal control system significantly influences the approach to test checking। If the controls are strong, the auditor can rely on them and reduce the extent of detailed checks, focusing more on high-risk areas। Conversely, if the controls are weak, the auditor may need to expand the scope of test checking and covering more items in details। तो बेसिक एक ही मुद्दा आपको ध्यान में रखना है, जब आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का स्टडी करोगे तो आपको उसका स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता चल जाएगी, यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग कहाँ पर है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक कहाँ पर है। जहाँ पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है वहाँ पर ऑडिटर को डिटेल में काम करना पड़ेगा, जहाँ पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है वहाँ पर ऑडिट टेस्ट चेक बेसिस के ऊपर काम करके आगे बढ़ सकता है। पॉइंट नंबर 6, एडजस्टिंग ऑडिट प्रोसीजर्स बेस्ड ऑन वीक कंट्रोल्स। अब जहां पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रही है या फिर उसको ओवरराइड इजीली किया जा सकता है, ऐसे केसेस में आपको अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स को उस हिसाब से इवॉल्व करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। In areas where internal controls are weak, the auditor will adjust their procedures to mitigate the risk। This could involve performing additional tests, expanding the sample size, or applying more rigorous test checks। These adjustments help the auditor obtain sufficient appropriate audit evidence to ensure the financial statements are free from material misstatement। जहां पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है वहां पर ऑडिटर को उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, यानी ऑडिट रिस्क को कम करने के लिए डिटेल में टेस्ट चेकिंग करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अब जैसे हमारे पास एक अब फ्रॉम जीरो, हम एक स्केल इमेजिन करते हैं फ्रॉम 0 to 100। अब 0 to 100 वाली जो स्केल है, अगर हमारे पास 100 ट्रांजैक्शंस है एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो वहां पर हम क्या करेंगे, हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड पहले चेक करेंगे। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वहां पर हमें एब्सोल्युटली स्ट्रांग मिली तो हम क्या करेंगे, 10 या 20% ट्रांजैक्शंस को चेक करेंगे और बाकी
इन 10 या 20% ट्रांजैक्शंस के चेकिंग के बेसिस के ऊपर एक इन्फरेंस निकालेंगे और वो इन्फरेंस बचे हुए 80 ट्रांजैक्शंस पर अप्लाई करेंगे कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इस पूरे के पूरे 100 ट्रांजैक्शंस में फॉलो की होगी और यहाँ पर हमें कोई भी फ्रॉड या एरर मिलने के चांसेस नहीं है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और यहीं पे अगर दूसरा एग्जांपल, दूसरा सिनेरियो इमेजिन करो कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपकी वीक है और आपके पास 100 ट्रांजैक्शंस है, तो आप क्या करोगे, आप 60 या 70 या 80 ट्रांजैक्शंस को चेक करोगे ताकि आप ये इंश्योर कर सको कि यहाँ पर किसी तरीके की कोई, इस 100 ट्रांजैक्शंस में किसी तरीके का कोई एरर या फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, आप ऑडिटर का एक ही काम होता है, भाई साहब जो भी चेकिंग करना है उस चेकिंग के बारे में मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलना चाहिए, क्योंकि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही मेरा बेस होता है टू जनरेट रीजनेबल एश्योरेंस। क्योंकि एज एन ऑडिटर मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो नहीं दे सकता, मैं केवल और केवल रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता हूं। तो यहां पर आपको पॉइंट नंबर 6 में बस एक ही बात रखनी है कि सिचुएशन के हिसाब से आपको अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स जो है वो एडजस्ट करते रहने पड़ेगी। फिर अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1, वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन इंटरनल कंट्रोल ओवर वेजेस इज वीक, सच एज the risk of payments to non-existent employees, that is dummy workers, the auditor may need to include procedures like observing the physical distribution of wages. This step, though normally unnecessary, becomes critical to ensure that wages are being disbursed correctly to real employees. अब यहाँ पर केवल wages का ही एग्जाम्पल क्यों लिया गया है? पहले देखो मित्रों क्या होता था कि वेजेस जो है जनरली, जो डेली वेजेस होते हैं, जो स्मॉल अमाउंट्स में होते हैं, उसे कैश में दे दिया जाता है, किसी के बैंक अकाउंट पे नहीं उसे ट्रांसफर किया जाता। जो सैलरी होती है वो सैलरी की एक बड़ी अमाउंट होती है, तो जो बड़ी अमाउंट है उसे आप डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हो ताकि बड़ी अमाउंट में झोल झपाटा ना हो। लेकिन वेजेस को जानबूझकर कैश वाली ट्रांजैक्शन में इसीलिए रखा जाता है कि यहाँ पर डमी वर्कर्स, यानी जो वेज शीट होती है, जो वर्कर की नाम की लिस्ट होती है, उस लिस्ट में आप डमी नाम डाल सकते हो। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, वो ज़्यादा पैसा निकलवाने के लिए या फिर जो वहाँ पर पैसे बांटने वाला होता है वो अपना इकोनॉमिक एजेंडा यानी करप्शन करने के लिए अपने, उनकी जो वर्कर की लिस्ट होती है, उस वर्कर की लिस्ट में अगर 1000 वर्कर डेली वेज पर काम कर रहे हैं, आपकी बड़ी फैक्ट्री है, तो उस 1000 वर्कर में 200 या 300 नकली वर्कर के नाम डाल देना कोई बड़ी बात नहीं है। जहां पर बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्रीज होती है, वहां पर हजारों वर्कर्स डेली वेजेस के ऊपर काम करते हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, उन्हें रोज पैसा देना पड़ता है कैश में। आज काम किया, कितने घंटे काम किया, पर आवर कितना वेज है, मल्टीप्लाई करो, टोटल अमाउंट उसे कैश में दे दो। इस तरीके से जनरली काम होता है। तो जहां पर भी कैश डिसबर्समेंट होता है, वहां पर डमी वर्कर्स, जो आपकी वेज शीट होती है, वहां पर डमी वर्कर्स के नाम होते हैं। और ऐसे डमी वर्कर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है ताकि जो एक रेवेन्यू लीकेज है, जो एक्स्ट्रा पैसा बाहर जाता है झूठे वर्कर्स के नाम के ऊपर, उसे रोकना जरूरी है। बहुत ये जितने भी केसेस होते हैं ना इस प्रकार के, इन जनरल गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसे प्रकार के केसेस बहुत सारे होते हैं। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है वहां पर भी डमी बेनिफिशियरीज होते हैं, वो एक्चुअल जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन उन सबका आधार कार्ड होता है, उन सबका पैन कार्ड होता है, उनके अकाउंट में पैसा जाता है ना, और वो पैसा जाता है फिर घूम घाम के वही पॉलिटिकल पार्टी के जेब में आ जाता है जिसने वो स्कीम इनिशिएट करके रखी है। तो यहाँ पर एज एन ऑडिटर आपको प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर, तीनों सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। तो पहला एग्जाम्पल आपका क्या है, वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन का जो इंटरनल कंट्रोल है, अगर वहां पर आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं दिख रही है, तो एज एन ऑडिटर आपको फिजिकली वहां पर ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर सरप्राइज चेक आपको करना पड़ेगा। आप पहुंच जाओ डायरेक्टली जहां पर वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, भाई को बोलना मैं बाजू में बैठता हूँ, आप अपना वेजेस का काम करो, लिस्ट मुझे एक कॉपी दे दो लिस्ट की, आपके पास ओरिजिनल रखो, मुझे कॉपी दो, मैं भी चेक करूंगा, आप भी चेक करो कितने लोगों को आप पैसा देते हो, और 2-3 बार आप ये ऑब्जर्व करो, 2-3 दिन की प्रोसेस ऑब्जर्व करो, आपको डमी वर्कर्स डेफिनेटली अगर उसमें होंगे तो मिल जाएंगे। देन दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल्स कंफर्मेशन। इन द केस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, इफ इंटरनल कंट्रोल्स ओवर सेल्स एंड रिसीवेबल्स आर स्ट्रॉन्ग, द ऑडिटर may confirm balances at a convenient time to close the balance sheet date, to close time close to the balance sheet date.
However, if the controls are weak, the auditor might confirm receivables exactly on the balance sheet date to reduce audit risk of errors or fraud occurring between the balance sheet date and the confirmation date. The auditor may also increase the number of receivables confirmed to cover a larger portion of the total balances. अब ये एक एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, ये जो ट्रेड रिसीवेबल कन्फर्मेशन की एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, इसे कहा जाता है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या? डेटर्स। ट्रेड पेएबल मतलब क्या? क्रेडिटर्स। यानी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स या डेटर्स की जो अमाउंट होगी, हमारा प्राइमरी सोर्स क्या होता है उस अमाउंट का? हमें मैनेजमेंट जो इन्फॉर्मेशन देती है वही हमारा प्राइमरी सोर्स हुआ, लेकिन उस प्राइमरी इन्फॉर्मेशन को कोरोबोरेट करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक्सटर्नल कंफर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन कैसे होगा? हम क्या बोलेंगे, भाई साहब मैनेजमेंट है आप लोग, ये जो डेटर्स है ना उनकी एक लिस्ट निकालो, उनके नाम निकालो, उनका टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी और पोस्टल एड्रेस मुझे दे दो। ठीक है, मैं क्या करूँगा, अगर 3,000 डेटर्स है मेरे इसमें बैलेंस शीट में 3,000 डेटर्स दिख रहे हैं, ठीक है, बड़ा बिजनेस है तो 3,000 डेटर्स हो सकते हैं, 3,000 डेटर्स दिख रहे हैं जिनसे मुझे पैसा लेना है, तो मैं क्या करूंगा, सैंपल बेसिस के ऊपर रैंडमली कुछ सिलेक्ट करूंगा और उनको एक लेटर भेज दूंगा कि भाई साहब ये एंटिटी है, यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिट चल रहा है और हमारा ये एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर चल रहा है, इसके अंडर मैंने आपको आपका बैलेंस कंफर्म करने के लिए ये लेटर भेजा है और मुझे 31 मार्च के डेट के ऊपर आपका जो बैलेंस है वो ये बैलेंस दिख रहा था। क्या आपका 31 मार्च में इतना इतना उधार इस कंपनी के साथ था या नहीं था? यस और नो में आंसर दीजिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये जनरली इन जनरल रियल लाइफ की बात कर रहा हूं मैं, ये जो ट्रेड एक्सटर्नल कंफर्मेशन की प्रोसेसेस होती है ना, इसको कोई ज़्यादा भाव देता नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ऑडिट किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का है और जो डेटर्स वगैरह होते हैं वो उनके पास उतना टाइम का होता है भाई साहब कि आपको वो फिर से पोस्ट से रिप्लाई करेंगे या आपके ईमेल का रिप्लाई करेंगे, वो आपके ऑडिट में कोऑपरेट करेंगे या खुद का काम देखेंगे। तो ये ठीक है, थियोरेटिकली ये एग्जाम दिया जाता है और ऑडिटर साहब भेजते भी है, इसमें खर्चा होता भी है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन सभी का रिप्लाई आपको आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मेजरली जब भी आप ट्रेड रिसीवेबल के बारे में जानकारी हासिल करना चाहोगे तो सबसे बड़ा रिलायंस आपको रखना पड़ेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर ही। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब भी आप क्रेडिट सेल करते हो यानी उधारी पे माल बेचते हो तो आपकी क्या पॉलिसी है क्रेडिट सेल करने के लिए, यानी बिजनेस की क्या पॉलिसी है, कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर क्रेडिट सेल किया जाता है, कौन से उस जिसको आप उधारी पे माल सप्लाई करते हो उसके क्या क्या डिटेल्स कंपनी के पास है, क्या पैन कार्ड है, क्या आधार कार्ड के डिटेल्स है, क्या उसके रजिस्टर्ड ऑफिसेस के डिटेल्स है, उसका कॉलिंग नंबर क्या है, उसका फोटो है या नहीं, उसका ऑथोराइज्ड ईमेल आईडी है या नहीं, वो सारे पर्सनल एंड बिजनेस डिटेल्स कंपनी के पास होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद उस डेटर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, अगर वो 100 रुपए का माल खरीदता है तो 100 रुपए देता है या 80-90 रुपए देके फिर बाकी के 10 रुपए डुबा देता है, तो ये सारा का सारा ट्रैक रिकॉर्ड आपको चेक करना पड़ेगा। तो मित्रों इस तरीके से आप ये सारे पैरामीटर्स को ध्यान रखते हुए अपने ऑडिट प्रोग्राम को आपको फॉर्म्युलेट करना पड़ेगा। और जब भी आप ऑडिट प्रोग्राम यानी डिटेल ऑडिट प्रोग्राम को फॉर्म्युलेट करोगे तो उसमें understanding examination and evaluation of internal control system plays a very significant part। इसके बिना किसी भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझे बिना आप डिटेल ऑडिट प्लान जो आपको इफेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीके से ऑडिट करने में मदद करेगा आप बना नहीं पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहला काम आपका यही होता है कि भाई साहब किसी भी एंटिटी की जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन करो, उसे समझो और उसके बाद अपना ऑडिट प्रोग्राम डेवलप करो। तो मित्रों ये वीडियो हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको इंडेक्स में लेके चलता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी दे सकूँ कि हम एक्चुअली किस तरीके से इसे कवर करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक नंबर 6 शुरू है, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इसमें हमने टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 और टॉपिक नंबर 3 ये वीडियो लेक्चर के पार्ट नंबर 1 में कवर कर लिया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा पार्ट नंबर 2, इसमें हम टॉपिक नंबर 4 इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इसको डिटेल में कवर करेंगे। यानी आपको टॉपिक नंबर 6 2 पार्ट्स में मिलने वाला है। दिस इज पार्ट 1, इसके बाद में जो आएगा वो रहेगा आपका पार्ट 2। चलो अब इस वीडियो को हम यहाँ पे रोकते हैं और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक जरूर करिए एंड शेयर जरूर करिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए और एग्जाम पास किए बिना आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाओगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनोगे तो आपका सपना पूरा नहीं होगा, सपना पूरा नहीं होगा तो आप थोड़ा सा
डाउन फील करोगे। तो इसीलिए पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई के लिए अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ाई जम के करो।